नमस्कार, मैं हूं रातुल बिजलवान और आप देख रहे हैं अपना कार्यक्रम सरोकार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ लाभकारी योजनाओं की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। हमारा आज का विषय है MSME स्वरोजगार से समृद्धि। हम आज बात कर रहे हैं महिला स्वरोजगार पर। महिलाएं हमारे समाज की आधार हैं। उनकी शिक्षा और रोजगार तक पहुंच का मतलब है किसी समाज का, राष्ट्र का उन्नत होना, किंतु उनके संघर्ष की कहानी किसी से छिपी नहीं है। विशेषतः उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो इतने संघर्षों के बाद जब वो अपनी सीमाओं से बाहर आना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता चाहती हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है स्वरोजगार की, कि वे कैसे करें। कुछ उनको समझ में नहीं आता। जो शुरुआत की पूंजी वो कहाँ से लाएं। ऐसे में राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद के द्वारा उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। परिषद का उद्देश्य है महिलाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण में सहायता देना, उनके द्वारा तैयार उत्पादों को मंच प्रदान करना, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को उन तक पहुंचाना, उनको लाभ दिलाने में मदद करना और साथ ही वित्तीय और कानूनी सहायता देना। कहाँ तक पहुँचे हैं हम, वर्तमान में क्या चल रहे हैं प्रयास, क्या हैं चुनौतियाँ और भविष्य में क्या है संभावनाएं, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आइए चर्चा में शामिल होते हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती विनोद उनियाल, उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रातुल जी और आपकी पूरी टीम को। जी धन्यवाद। हमारे देश में या समाज में उन्नति के 3 मूल बिंदु हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता, नवजात बालिका या उससे पहले भी, तो जो परिषद है या सरकार है उनकी सहायता के लिए किस प्रकार से आगे आ रही है? ये आज बहुत ही ज्वलंत विषय है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनको हम किस तरह से हम लोग उनकी सुरक्षा कर सकें। और हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा अभियान जोर पकड़ रहा है, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। तो हमारे यहाँ जब बेटी जन्म लेती है तो उसके लिए हम उसी समय हम नियत कर लेते हैं कि इसको हम लाभ पहुँचाएंगे। तो छोटी बेटी जब पैदा होती है तो उसको किट वगैरह दिया जाता है, और जब वो 14-15 साल की होती है तो उसको हम शिक्षा के बारे में भी हम उसकी सुरक्षा करते हैं। डिग्री कॉलेज तक की जो बच्चियां हैं उनको हमारी सरकार ने फ्री स्कूलिंग दी है। और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं के संरक्षण के लिए, बालिकाओं के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़े हुए हैं, केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो। स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो क्या उनको कुछ इस तरह के किट या कुछ ऐसे दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है? ऐसी कुछ किट है उनके लिए आज? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी बात है कि केंद्र में हमारी सरकार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके लिए उन्होंने ये महसूस किया कि जब हमारी बालिकाएं या हमारी बहनें या हमारी माताएं गांव में थीं या कहीं थी तो शौचालय नहीं होते थे, और शौचालय न होने से उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो आज उन बहनों के लिए, उन बालिकाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था करी हुई है केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी। दूसरा क्या है, हम लोग, ये प्रकृति की देन है कि महिलाओं को हम सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हैं, निःशुल्क कराते हैं। उनकी जो स्वास्थ्य का परीक्षण होता है उसे भी हम निःशुल्क कराते हैं हमारी राज्य सरकार। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यदि हमारी बेटियां, हमारी बालिकाएं स्वस्थ हैं तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जी जी जी। तो क्यों प्रशिक्षण है, जैसे कौशल विकास के लिए, तो उनको प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है? और जो खासकर हमारी जो दूर दराज के पहाड़ों की महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, तो वो कैसे इससे लाभान्वित होंगी? देखिए, मेरे पास अभी लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग है, उद्यमिता है, और इसमें कौशल विकास हुआ, स्टार्टअप हुआ, ये बहुत आवश्यक हैं। हम लोग स्वरोजगार को अपनाते हैं, लेकिन कौशल विकास का जो क्षेत्र है
इसमें कौशल विकास हम इस तरह से प्रशिक्षण भी देते हैं उन बालिकाओं को, और इसमें जो है पूरा जो बच्चियां बालिकाएं किस तरह से आत्मनिर्भर बने, उनको तो कितने समय आत्मनिर्भर का प्रशिक्षण आप देते हैं? कुछ समय, कुछ ऐसा है ना कि कुछ समय के लिए प्रशिक्षण हाँ, है, हम कुछ लोग हफ्तों का है? प्रशिक्षण देते हैं। जैसे वो कंप्यूटर कर सकती हैं, आईटी के क्षेत्र में जा सकती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सकती हैं, मोबाइलिंग रिपेयरिंग का कर सकती हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोल सकती हैं, और होटल प्रबंधन का काम भी इसमें है। पर्यटन और कृषि को भी हम बढ़ावा देते हैं, आधारित कौशल विकास को हम आगे करते हैं। इसमें आप जैविक खेती लीजिए, पशुपालन लीजिए, और जो ये ब्यूटी पार्लर होते हैं, सौंदर्य की जो वेलनेस होता है वो ले लीजिए। वाहन की मरम्मत, अगर बहुत सारी, अभी एक बहन हमको मिली थी तो वो घर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो घर चलाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो उसने खुद ये अपनी ओला निकाली और पूरी ड्राइविंग करके दिल्ली तक भी जाती है लोगों को छोड़ने, यात्रियों को। तो इसलिए भी अब वो भी वाहन मरम्मत, डिजिटल मार्केटिंग कर सकती हैं। और इसके साथ साथ हम उन बहनों को ट्रेनिंग देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, स्वरोजगार योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाली है। उसमें हम लोग उन बालिकाओं को जिनको हम लाते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि देखिए, सूक्ष्म मध्यम और ये लघु उद्योगों का जो है, इसमें बहुत विस्तार से हम जाएंगे तो रोजगार के क्षेत्र में ये बहुत आगे हैं। क्योंकि बहनों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग इसी के माध्यम से होती है। जब हमारा उसमें पंजीकरण होता है, और पंजीकरण के बाद हम उनको सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, तो और उससे उनको लाभ ये होगा कि जो बैंकों की सुविधा होगी, जो भी सुविधाएं हमारे माध्यम से दी जाएंगी, वो सुविधाएं हम उनको देते हैं। तो पंजीकरण के माध्यम से हम उन बहनों को ट्रेनिंग देते हैं। 2 दिन की भी होती हैं, 4 हफ्ते की भी होती हैं, 5 हफ्ते की भी होती है, 50 दिन की भी होती है। तो अलग अलग जो उनके अलग क्षेत्र है उसके हिसाब से उस क्षेत्र में जो भी हमारे पास आएंगे, जिसका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि वही ट्रेनिंग हम उनको दें जिसमें उनकी रुचि हो, ताकि वो अच्छा सा काम कर सकें। कोई घरेलू महिला है तो वो कैसे रोजगार शुरू करेगी? उसको तो कुछ गारंटी देनी पड़ेगी। तो कितना लोन को मिल सकता है और कैसे उनको लोन मिलेगा, कैसे उनको सहायता दिलवाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पंजीकरण बहुत आवश्यक है। हमारा जो विभाग है, हमारे क्या है, उद्योग निदेशालय में हर जिले में एक DIC है, उद्योग महाप्रबंधक उद्योग। उनके माध्यम से, जिलों के माध्यम से हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जो माना हम वो पिथौरागढ़ के हैं, तो पिथौरागढ़ में हमारा एक DIC होगा। जितने भी लोग उस जिले के होंगे वो वहाँ आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के बाद वो पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के बाद वो ट्रेनिंग के लिए आएंगे, तो उनको ट्रेनिंग दे करके जो भी वो चाहेंगे वो हम उनको दिलाते हैं। तो उनको लोन कैसे मिलेगा? लोन उनको, देखिए, इसमें बैंक का हमारे साथ समन्वय होता है। बैंक के माध्यम से ही लोन मिलेंगे, और एक फॉर्म लोन बैंक का भी भरा जाएगा, उसमें भी हम लोग उनकी मदद करते हैं, ताकि उनको बैंकों में हमारी जो बहनें जाएंगी उनको कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें कुछ बैंक सखी का हाँ, क्या हमारे यहाँ बैंक सखियाँ हमने रखी हुई हैं, ताकि वो बैंक सखियाँ उनको जो बैंक लोन लेना चाहती हैं उन बहनों को बताएं भी। वैसे तो आजकल सब पढ़ी लिखी बहनें, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, पढ़ी लिखी बहनें सभी हैं, सबको बैंकिंग आती है, सब बैंक, लेकिन कोई असुविधा ना हो, कोई बैंक में कोई उनको दिक्कत ना हो। हमने बैंकों अधिकारियों को भी बोला है कि बैंक का सरलीकरण होना चाहिए, हमारी जो बहनें वहाँ हैं उनको सरलता से वो लोन दे सकें। अच्छा, इसमें जो पात्रता की कोई उम्र, कोई सीमा है ऐसी कुछ कि इतने साल का उनका होना चाहिए तभी वो पंजीकरण कर सकते हैं? 18 साल की हमारी बालिका होगी। कितने साल तक? बाकी ऐसा कुछ नहीं है, 40 तक भी हो सकता है, 45 तक भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं। यानी कि अगर कोई उनकी क्षमता है, कोई अनुभवी व्यक्ति है, अगर उनका करना चाहते हैं तो उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं? मार्गदर्शन बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं जी। एकल महिला योजना क्या है और इससे हमारी जो बहनें हैं वो किस प्रकार से लाभ उठा सकती हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन एकल महिला योजना निकाली है, और 31 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। एकल महिला योजना में
अकेली महिला की हमारी सरकार सहेली बनेगी, ये इस तरह की योजना है। तो इसमें क्या है, कोई परित्यक्ता है, कोई अविवाहित है, कोई विधवा है, किसी बहन को कोई दिक्कत है, या अकेली महिला जो कर सकते वो इसमें इस योजना का लाभ उठा सकती है। हमारी सरकार ने ये पूरा रखा है कि इस योजना का लाभ हमारी एकल बहन उठा सकती है, वो सहेली बनेगी। हमारी जो अकेली बहन होगी, हमारी सरकार उसकी सहेली है पूरी। तो इसमें हम लोग 20 लाख तक का लोन है, इसमें सैंक्शन होता है 20 लाख तक का, और 75% इसमें सब्सिडी दी जाती है। जैसे महिलाओं को लगता है कि इतना लोन ले लिया, अब वो लोन चुकाना भी है, तो उनको क्या कुछ ऐसा कुछ राशि या फिर कोई समय सीमा है उसके, कितने में इनको देना ही है, या फिर उसमें कुछ छूट उनको और मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि हम लोग पंजीकरण करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं। अब बहन क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है, अगर वो स्वरोजगार को अपनाना चाहती है तो कौन सा स्वरोजगार अपनाना चाहती है, या तो दुकान खोलना। मेरे तो सब बहनों से यही कहती हूँ कि जितना ज़्यादा कम लोन हो उतना करो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह हमारा ये है, लोन सरकार पूरी सब्सिडी देती है, पूरी योजनाएं हैं हमारे। उसमें कुछ केंद्र की सब्सिडी भी है और राज्य सरकार की सब्सिडी भी है, केंद्र सरकार की भी है, दोनों हैं, दोनों सरकारें इसमें काम करती हैं। अब जैसे कौशल विकास योजना है, तो प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना है जिसमें हमारी बहनें उसका लाभ उठा सकती हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना और कौशल विकास योजना एक ही योजना है या लगभग एक ही है? मुद्रा योजना थोड़ा अलग है, हल्की सी, लेकिन वैसे लगभग एक ही हैं। और राष्ट्रीय कौशल विकास जो निगम है उसको भी हमारी सरकार केंद्र से है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास जो योजना है, इससे भी हमारी बहनें लाभ उठा सकती हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा स्केल पे अपना रोज़गार शुरू करते हैं फिर तो हम केंद्र से भी, लेकिन अगर छोटा मोटा हमने रोज़गार करना है तो वो हम यहीं कर सकते हैं। वो मध्यम में जो आता है, हाँ, जो मध्यम में आता है उसको हम यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, महिलाएं जैसे गाँव में हैं तो अभी भी जैसे संकोच करती हैं, या वहाँ तक पहुँचें कैसे, वो मतलब आप तक कैसे पहुँचे हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, हम लोगों को अगर सरकार ने यहाँ पर रखा है तो हम सेतु का काम करते हैं। सरकार के बीच में और समाज के बीच में हम लोग सेतु का काम करते हैं। और वैसे तो अब इतना ज़्यादा प्रचार होने लग गया है, मोबाइल हो गए हैं, अखबार हो गए हैं, तो इतना हो गए, तो इसमें पहले तो बहनें खुद ही जागरूक हैं। लेकिन अगर उनको कोई कमी होती है तो हम उनको कहते हैं कि भाई हमारे पास आओ, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी बहुत सारी जगह में गई हूँ तो कुछ समस्याएं भी आ रही हैं तो उनका समाधान भी हो रहा है, ऐसा नहीं तो वो सबसे पास अपने गांव से वो पहुंचेंगे कैसे भाई? कई बार तो ऐसी दिक्कतें आती हैं कि सड़क तक आने में भी उनको दिक्कतें हैं, तो फिर वहाँ वो सबसे पास कहाँ पहुँचेंगे, कौन उनकी मदद करेंगे वहाँ पे? देखिए, वही मैं कह रही हूँ, जो हमारे जिला में है, जिला में महाप्रबंधक उद्योग हैं, उनकी पूरी टीम है, हमारा ऑफिस तो क्या ब्लॉक स्तर तक भी जाती हैं? हर जिले में। अच्छा। तो वो जिले के माध्यम से ही होगा। यहाँ मतलब हम कहेंगे कि हम निदेशालय में जाएंगे, ऐसा नहीं। जो भी वो काम करना चाहेंगे, जो कुछ भी करना चाहेंगे, वो जिले के माध्यम से ही होगा, महाप्रबंधक उद्योग के माध्यम से होगा। और उनका ऑफिस मेरे ख्याल से इतना तो सब जाते ही हैं, पहाड़ों में हो या कहीं भी हो। जो लखपति दीदी योजना है, इसका कैसे हमारी महिलाएं लाभ उठा सकती हैं? अभी हमारा लखपति दीदी योजना हमारी बहुत सक्सेसफुल हो रही है, और इसमें हम लोग लगभग 1 लाख के करीबन हम लखपति दीदी बना चुके हैं, और हमारा अभी 1.5-2 लाख तक का बनाने का लक्ष्य है। इसको हम ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और ये हमारी भोजन माताएं हैं, हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, और ज़्यादातर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम बहनों को लखपति बना रहे हैं। तो लखपति दीदी योजना तो बहुत सक्सेसफुल हो रही है। जो महिला स्वयं सहायता समूह में है तो वो कौन कौन सा काम कर सकती हैं? क्योंकि देख, आज सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि पलायन की, हम तो औरों को कह रहे हैं कि पलायन ना करें, तो उनको जब सुविधाएं मिलेंगी और वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा तो वो वास्तव में फिर वहीं रहेंगी, उनको बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, पलायन को अगर इतना बड़ा उत्तराखंड राज्य हमारी बहनों ने लिया है, उत्तराखंड की महिलाओं की विल पावर बहुत बड़ी है,
घर का काम देखते हुए उत्तराखंड राज्य लिया है, और उसका एक ही कारण था कि पलायन रुके। तो लेकिन अगर गांव में हम लोग ये चाहते हैं कि गांव में स्वरोजगार को अपनाएं, तो अगर हमको रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों हमको अगर एक जगह हमको मिल जाती है तो पलायन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में कितने लोग जो हैं इधर उधर छोड़ के गांव में आ गए हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है और वहाँ वो रहने लग गए हैं। तो हमारा ये है कि हमारी इस उद्यमिता के माध्यम से हमारे यहाँ काफ़ी काम हो रहे हैं। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, छोटे कुटीर उद्योग बने और उनमें बहनें काम करें। अभी हम लोग जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री में जो प्रसाद की पैकिंग है उसको हमने बहनों को दिया है, तो उससे भी बहनें वो काम कर रही हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो बहनें खुद करती हैं, जैसे धूप बत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना और बहुत सारी। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। ऐसा संभव है कि जैसे पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकें, रिसाइकलिंग हो जाए, प्लास्टिक का जो उपयोग है वो कम से कम हो जाए? हाँ, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, हम लोग भी इस और हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, प्लास्टिक हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमारे, अभी मैं वहाँ गई थी हल्द्वानी, तो हमारी बहनों ने जो ये फाइल होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, इनको जूट से बनाया है। जूट की फाइलें जो हम ये प्लास्टिक के बनाते हैं उसको हम जूट के माध्यम से बनाना चाहते हैं। और बाकी बहुत सारे उनके अपना उनका स्वरोजगार उससे चल रहा है। और नैनीताल, हल्द्वानी में जैसे मोमबत्तियाँ बना रही। और दूसरा कच्चा माल कहाँ से मिलता है उनको? जैसे मोमबत्ती वगैरह का होता है ना, ये उनको कहाँ से उपलब्ध कराते हैं हम लोग? ये कुछ तो हमारे लोग जो हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। कच्चा माल, और बाकी वो खुद भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि खुद भी करती हैं। अभी अपने मंदिर की बात की थी। हाँ। तो जैसे कि फूल वगैरह चढ़ाए में जाते हैं, तो ये कुछ आप कर रहे हैं, इसका सदुपयोग कुछ कर रहे हैं इसका? जैसे फूल जो चढ़ाए जाते हैं उनसे कोई उत्पाद निर्मित करवा रहे हैं आप आजकल? हमने पहले जो BKT से उनसे भी बात करी थी, DM साहब से भी बात करी थी। तो हम चाहते हैं कि जो भगवान के चरणों में जो फूल जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, उनको हमारी ही बहनें जो वहाँ की लोकल हैं जी, एक तो उनको रोज़गार मिल जाएगा, दूसरा क्या है कि रोज़गार मिलने के साथ साथ उनको एक काम भी मिलेगा और उसमें वो खुश भी होती हैं। क्योंकि हम लोग सब सनातनी लोग हैं, चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन फूलों इधर उधर ना जाके उनका हम इस्तेमाल करके धूप बत्ती बना दें या कुछ परफ्यूम बना दें या कुछ भी उनका हम सदुपयोग कर दें। एक टेमरू का परफ्यूम भी आपके यहाँ कुछ बनाया जाता है? हमारे यहाँ अभी निकला है टेमरू का परफ्यूम, हम बनाने की योजना है पूरी। और अभी ये बेडू होता है हमारे पहाड़ों में एक बहुत बड़ा, तो उसका जैम बनाने की भी तैयारी है कि इसका भी हम जैम बना सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको लागत भी कम है और अपना जो है उनको फायदा भी उससे हो जाएगा, रोजगार भी मिलेगा और फिर पेड़ पौधों की भी रक्षा होगी। अगर माना बेडू का पेड़ है, टेमरू का पेड़ है, किनगोड़ का पेड़ है, तो जब हमको उससे आर्थिक लाभ मिलेगा तो उसकी रक्षा भी समाज करेगा ही करेगा। कंडाली के उत्पाद के बाद जो हमारे खाद्य उसमें तो हम उपयोग में लाते हैं, कंडाली के जो हमारे व्यंजन हैं उनका तो उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा आपकी जो संस्था के परिषद के माध्यम से उनको और क्या कंडाली से कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं? हमारे यहाँ हमारे इस उद्यमिता में कंडाली जो है, ये तो पहले तो हम लोग जब गाँव में होते थे तो सब्जी भी इसी की खाते थे, कंडाली की उबाल के। लेकिन आज जो है कंडाली इतना व्यापक बनने जा रहा है कि इसमें हम लोग साड़ियाँ बनाते हैं इसकी, और ये जैकेट कंडाली की बनाते हैं जी। और अभी ये हमारा जो मफलर बनता है वो कंडाली का बनता है। तो बहुत उपयोगिता है कंडाली की। औरों के साथ साथ हम खाद्य सामग्री तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि हमारी जो बहनें हैं वो इसका लाभ उठाएं, और इसके लिए कोई ज़्यादा आर्थिक बोझ भी आने वाला नहीं है। कंडाली तो वैसे हमारे गार गडेरों में बनती रहती है, वैसे उगती रहती है, बहुत में होती है। हाँ, खूब मात्रा में होती है। और सबसे बड़ी तो बच्चों को पहले तो हम लोग जब गांव में थे तो डराते भी थे उससे
एक कंडाली लग जाएगी, ये भी तो बहुत उपयोग है इस कंडाली के। अच्छा, फर्नीचर की हम बात करें, जैसे रिंगाल का फर्नीचर तो हमने बहुत सुना हुआ है। हाँ। इसके अलावा और कौन सा ऐसा हमारे यहाँ है, मतलब पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनसे कि हम फर्नीचर में उनको उपयोग में ला रहे हैं? फर्नीचर जो लकड़ी का जो फर्नीचर होता है, तो रिंगाल की तो बहुत सारी चीज़ें रिंगाल बनती की तो हैं। है ही। टोकरी बनती हैं, ये फूलों की टोकरी हैं। अभी हनुमान चौक में चले जाइए तो सारी टोकरियां वो रिंगाल की बनी रहती हैं। कुछ लेंटना वाली जो होती है, जिसे हम लालटेन का बोलते थे, उससे कुछ बनता है? लालटेने का फूल जो होता है वो बड़ा खराब होता है और बड़ा पशु के लोग अगर खाते हैं तो बड़ा जहरीला भी होता है, लेकिन उसकी जो वो है लकड़ी जो है उसका, वो बहुत काम आती है। उससे ही लालटेन की लकड़ी से ही उससे पूरा फर्नीचर बन जाता है। बेड, डबल बेड बनते हैं, फर्नीचर बनता है और बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है वो। हम देखते सापड़ बुजुर्ग होते हैं ना कि खाली बैठे हैं, छंत तकली वो करना, कातरण लग गया, तो ये तो संरक्षित कर लें, यूँ तो मतलब प्रोत्साहित कर लें। और जन्म की जो दन वगैरह वेगेन या फिर सेलू से जनू बढ़ोंदा छा कि वो दौ बढ़ोंदा छा, तो यूँ अगर यूँ तो आगे बढ़ाने ले हम कुछ करूँ, तो क्या ये दिशा में हम कर लगे ये वैसे ये तरफ हम कुछ करने लगे? हमारे यहाँ चूँकि तकलीफ कहा था पहली, और तो और चरख भी चलो बहुत बड़ी मत है। हम लोगों ने खुद भी चरख चलाए और लेकिन आज सेलू जो भीमल को शैम्पू हाँ, हाँ, हमारे भीमल तो बहुत ही काम होंगे। खैर केड़ा भी बनदान वे का जन हम उनकी वो काटी थे, अगर हम चली में रखो तो 15 दिन बाद हम वो सेव निकाल दो। सेव निकालने पर वो सेव निकालते जो हम विदेश प्लेन्सम जाते हैं, वो टोकरी जो लटको ना झालर वही सब वहाँ पे बन दो और दाव बन था गोड़ बाछड़ों बांधना होते हैं। तो बहुत बड़ी मतलब रोजगार को बहुत बड़ा साधन चाहिए। आज लगभग सब भूलिया था, लेकिन फिर हम अपनी परिपाटी पर होने लगे। और ये के अलावा बुरास बांध तो बहुत सारी चीज छन हमारे में किनगोड़ और किनगोड़ दवाई में भी प्रयोग में दवाई में किनगोड़ को तो हर चीज दवाई की वे की जड़ पानी निकाल दी, वे को जड़ तना पत्ता पत्ती फूल सब वे को दवाई का काम होना। और भगवान लक्ष्मण रामचंद्र जी ने तो खुद ही हनुमान जी तक यही भेजी कि यक जावत जड़ी बूटी छन, तो इतनी बड़ी हमारो यही काम है कि हम जड़ी बूटी का माध्यम से भी अपना उत्तराखंड सशक्त बनो और जो बेरोजगार छन लोग बच्चा उन्हें रोजगार दो। अच्छा, हम फल पट्टे की बात कर दें ना जी, और जन हमारा पारंपरिक अनाज वेगन जी अभी होंगे बहुत आयत मचन विषम परिस्थिति में अभी हो जानन और जन आप बताओ ना कि जो मधुमेह का मरीज होना वो लाल चावल खा सकते तो कोदा झंगोरा नहीं वेगी, तो यूँ तय हम प्रोत्साहित कर ले क्या करना क्या? देखो फल पट्टी की मैं एक बहुत बड़ी जगह बताऊँ, अगर उत्तरकाशी की तरफ जावन तो डुंडा बेटीन जानन थाती धनारी जी, थाती धनारी मगज एक दिक गाँव तैमू इतना ज़्यादा फलो नान संतरा सेब बहुत ज़्यादा फल और तो बड़ी इलायची बंदी वक्त आई तो बहुत बड़ी बात हम बोलने गया ना। हाँ, बहुत आत्मा होने लगे। हाँ, तो वो तो संरक्षित करके कर लिया, कोई कोल्ड स्टोरेज की कोई व्यवस्था उन्हें होने लगी वक्त। हाँ, जो हमारे पहले तो खैर हम छंदी था या कोल्ड स्टोरेज, लेकिन आजकल खाद्यान्न भंडारण के खातिर 40,000 मीट्रिक टन क्षमता का 5 नया गोदाम जो आधुनिक तकनीकी पर छन वो छन बन लगे। वो कुछ ऋषिकेश में हरिद्वार में उधम सिंह नगर होगी और कुमाऊं में भी छन। तो ये बड़ा बड़ा जो गोदाम छन बन लगे ये बहुत बड़ी क्षमता का छन और बिल्कुल आधुनिक तकनीक पर छन बन लगे। तो जो भी हमारो जन जो कुछ सामान मतलब जन हमारो खाने पीने को या हमारो कुछ भी हो, अगर सामान हमारो बच जान तो कोल्ड स्टोरेज कर लिया आराम से। अच्छा, जन यूँ तो आप प्रमोट कर ले, जन बोलना कुछ स्टॉल वगैरह लगो ना यूँ ना बेचना जो बिक्री के लिए, तो कुछ मंच वगैरह दिंदा ना आप जन प्रदर्शनी वगैरह होंगी? बिल्कुल, अपना स्वयं सहायता समूह की बहने होता है, सहायता मिलती है कुछ मतलब सब्सिडी मिलती है? हाँ हाँ, सब्सिडी क्या नहीं मिलती, जो ले ला वो दुकान वो भी कम दाम पर हो। और एक तो जो हमारे उद्यमिता वालों को स्टॉल लगली वह पर हमारी पूरी मशीनरी लगली ना वह पर, जी जी, तो उनको सामान भी बिक जालो। अच्छा, डिजिटल का जो हम कर रहे हैं ना
आज डिजिटल का ही ज़माना है, तो उस दिशा में क्या कर रहा है, मतलब हमारी जो उद्यमिता परिषद है? उद्यमिता परिषद को ये है कि भाई एक तो हम स्टार्टअप कर दो जी, स्टार्टअप हम आज डिजिटल भी कर दो, तो ये हम ये चाहूँ कि हम जो उद्यमी लोग छन जय किस्म का उद्यमी लोग छन उन तक हम पूरा प्रोत्साहन देना ये छे। अच्छा, पुराने समय में जैसे कि हमारे पास औषधियाँ होती थी, उन्हीं से हम उपचार कर लेते थे, छोटी जो प्राथमिक उपचार कर लेते थे, तो इनको संरक्षित करने के लिए हमारे क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए ज़्यादा औषधियाँ तो संरक्षित नहीं कर सकते हैं ना, औषधियाँ तो बनती हैं और जो हर्बल हैं हाँ हर्बल हैं वो तो बनेंगी और बिक जाएंगी, तो लेकिन उनको संरक्षित करने के लिए हम लोगों का ये है कि उसमें कुछ ऐसा मिलाया जाए ताकि वो खराब ना हो। तो इसके लिए भी हमारी सरकार ने आयुष मंत्रालय वगैरह के माध्यम से कुछ है? मंत्रालय तो है ही, जिसका नाम ही है आयुष्मान। आयुष्मान का मतलब दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब दवाइयाँ तुम औषधि लो और तुम आयुष्मान बनो, तुम दीर्घायु बनो। तो इसलिए हमारे उसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत, हमारी सरकार ने पूरे उत्तराखंड जितनी भी जनता है, अब गरीब से गरीब आदमी भी अगर वहाँ चला जाएगा, जो अस्पताल मतलब हमारी सरकार ने उनको दे रखा है, हाँ तो वहाँ उनका इलाज फ्री होता है। अच्छा, नवाचार के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे नवाचार के लिए जैसे कुछ प्रोटोटाइप हैं या कुछ उन्होंने बना रखे हैं, तो उसमें हम किस तरह से अलग से कर सकते हैं? नवाचार का मतलब यही है कि हम नई नई चीज़ों को लाएं, नई चीज़ों को हम जो पहले से उपलब्ध है उसमें कैसे हम जो है उसको संशोधन करें उसमें। नवाचार का ये है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो ये टेक्निकल का है जी, और निरंतर हम लोग टेक्निकल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को भी ले रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को भी जोड़ करके हम एक ऐसा हब बना रहे हैं कि ताकि हमारा उत्तराखंड नवाचार का हब बने। तो इसके लिए हमारे यहाँ उनको सहायता राशि दी सारी, कुछ सहायता दी? हाँ सहायता देते हैं उनको, उन लोगों को सहायता भी देते हैं ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारा क्या है, अभी मैं जगह जगह गई भी हूँ तो मैंने देखा भी है कि पुरानी को भी जोड़ रहे हैं और नए को भी उसमें जोड़ रहे हैं। नवाचार का मतलब यही है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं और जो हमारे प्रशिक्षण लेने आते हैं और जो हमारे प्रशिक्षु हैं उनको हम इन चीज़ों से जोड़ें नवाचार से, ताकि वो आगे बढ़े। जी, तो विनोद जी है, थोड़ा समय हमारे पास इतना ही है। अच्छा, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया और आपकी बातों से हमारी महिला बहनें जागृत होंगी और इस पर रुचि लेंगी, अपने को स्वरोजगार की दिशा में उनका कदम उनके बढ़ेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि क्षमताएं असीम हैं तो संभावनाएं भी अपार हैं। आवश्यकता है तो बस सोच को बदलने की, उनको मार्गदर्शित करने की, प्रोत्साहित करने की, ताकि वो अपनी रचनात्मकता के सहयोग से अपना सतत विकास कर सकें, रोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। इसके अलावा महिलाओं को भी आवश्यक है कि अपने पर भरोसा कर वो अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। इसी विश्वास के साथ दूरदर्शन देहरादून की पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।